नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड वर्णमाला से संबंधित प्रश्न उत्तर को, एमसीक्यू। और ये व्याकरण का सेशन है। आप सबको पता है कि सुबह 10 बजे हमारा एक व्याकरण का सेशन और कुछ साहित्य के मिक्सअप क्वेश्चन का सेशन होता है। और शाम को 4 बजे डेली गोविंद पांडे पुस्तक सीरीज से विस्तृत अध्ययन चल रहा है। और 12 बजे एक बीपीएससी का सेशन डेली का डेली आपको मिलता है फ्रेंड। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखिए और ज्वाइन कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आप सबका। तो आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आज हम कुछ ध्वनि के प्रश्न देखेंगे और वर्णों के रूप का प्रश्न देखेंगे और स्वर व्यंजन देखेंगे, अल्प प्राण महाप्राण देखेंगे, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर के एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और व्याख्या के साथ देखेंगे। तो हम जो चाहते हैं कि इससे पहले हम थोड़ी आपको बेसिक सी जानकारी दे दें कि कौन से वर्ण कौन से क्या होते हैं। तो अगर आपको जानकारी मिली रहेगी तो प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले समझेंगे हम कि स्वर हमारे कितने होते हैं। ठीक है, स्वर हमारे कितने होते हैं। तो फ्रेंड हमारे स्वर आपको पता है कितने होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे फ्रेंड स्वर होते हैं। 11 हो गए ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गए ना। ये हमारे स्वर हैं। तो ठीक है, ये स्वर हैं। अब हम समझेंगे व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं। व्यंजन हमारे फ्रेंड कितने होते हैं। व्यंजन कुल हमारे 25 होते हैं। ठीक है, 25 व्यंजन होते हैं, सॉरी 33 व्यंजन होते हैं, माफ़ कीजिए 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और 25 हमारे क्या होते हैं। 25 हमारे अस्पर्श व्यंजन होते हैं, अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, अस्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25, व्यंजन 33, स्वर 11। तो जो ठीक है, तो व्यंजन उसके बाद ये तो स्वर आपने देख लिया। इसके बाद जितना भी आता है सब व्यंजन ही है फ्रेंड। और इसमें से हम जानते हैं कौन सा संयुक्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, अनुस्वार, विसर्ग, ये सब क्या होते हैं तो देखेंगे। जिनमें हमने बताया आपको कि स्वर 11, व्यंजन 25, व्यंजन सॉरी 33 और स्पर्श व्यंजन 25। तो का से लेके जो माँ तक व्यंजन होते हैं, कादेव माँ बसाना, का से लेके माँ तक, ये हमारे किस व्यंजन में आते हैं। 25 तो वे होते ही हैं। किस व्यंजन में आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में। तो ये तो आप समझ गए। अब हम आते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वर भी इन्हीं को कहते हैं, या तो अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। तो संयुक्त से पहले हम देखेंगे कौन से हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, तो हम क्रम से देख रहे हैं, क्रम से ही देखेंगे। तो ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं फ्रेंड। श, खटकोर वाला सा, आप जैसे भी पढ़ते हो, और शा, ह, ये 4 हमारे कौन से व्यंजन होते हैं फ्रेंड, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो आपने देखा का से माँ तक 25 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन या र ला वा या अर्धस्वर कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में ये इसको आप क्या कहते हैं, तालव्य सा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दंत सा। तो और इसको क्या कहते हैं, खटकोड़ क्या बोलते हैं आप, इसको कौन सा सा बोलते हैं। तो ये जो तीनों शा और हा होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई। और समझते हैं, अब हम समझते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं आप जानते ही होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं तो जान लेंगे। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं फ्रेंड।
अगर संख्या पूछ ली गई आपसे तो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ठीक है, और श्रा होते हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए जानते हैं द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, डा और ढा। इनको क्या कहते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब अगला देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, आप क्या जानते हैं? तो अनुस्वार का मतलब अंक बिंदी से होता है फ्रेंड। ऊपर जो डॉट लगती है ये हमारी क्या कहलाती है, अनुस्वार। अब नेक्स्ट देखेंगे विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, और मान लीजिए अनुनासिक तो चांद बिंदी वाला, ठीक है, और अनुस्वार तो अंक बिंदी। अब विसर्ग वैसे अब ये इसको हटा ही दिया गया है, बहुत कम यूज होता है इसका। अब देखिए विसर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग। तो विसर्ग आपने देखा होगा, विसर्ग का साइन क्या होता है, इस तरह से विसर्ग लगता है। और कहाँ पे लगता है, तो जैसे अतः, अतः, प्रातः, ऐसे वर्ड में आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं पर हमारे प्रश्न हैं, और थोड़ी सी जानकारी और अब जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो बस आप जान लेना जिसमें मात्रा नहीं होगी या आ की मात्रा जहाँ होगी, ठीक है, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ में क्या, दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है, दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर में क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर में आता है। संयुक्त स्वर आप जान ही रहे हैं। संयुक्त व्यंजन अलग है, अगर संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा में तो वो अलग है, अभी जो आप समझ के आ रहे हैं ऊपर। और संयुक्त स्वर अलग होते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यहीं पे आप गड़बड़ करते हैं प्रश्न को। ए, ठीक है, ओ, औ, ये हमारे कौन से स्वर हैं, तो ये संयुक्त स्वर हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व स्वर क्या है, छोटा, छोटी, छोटू, री। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, हाँ यहाँ पे बड़ी रहना था, तो बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। और संयुक्त स्वर ए, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर। तो इन्हीं के ऊपर आज प्रश्न है फ्रेंड, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जो एक आध दो प्रश्न इधर उधर से होंगे तो वो बहुत इजी लेवल के होंगे, आप जान रहे होंगे। तो ये बेसिक सा प्रश्न है, बेसिक सी जानकारी है। और एक जानकारी और, जैसे हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में अगर वर्ण आ जाए, ठीक है, हिंदी में वर्ण तो 52 होते हैं, ठीक है, तो 52 होते हैं। और वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये सब आप जानते हैं, ये प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड, अपने प्रश्नों पर आते हैं। चलिए, और ये पहला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है। हमने बताया था आपको अनुनासिक और अनुस्वार, याद होगा, ठीक है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल मुंह से होता है, केवल नाक से होता है, केवल नाक मुंह से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप आंसर दीजिए। तो अनुनासिक का संबंध फ्रेंड दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनुनासिक का मतलब आप जैसे देख रहे हैं मुंह पे क्या लगा हुआ है, चांद बिंदी, इसी को अनुनासिक कहते हैं। जैसे संबंध में क्या लिखा है, ये अनुस्वार है, अंक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, या वर्ग के पंचमा अक्षर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, ये पंचमा अक्षर होते हैं, ठीक है, वर्ग के पंचमा अक्षर यानी लास्ट वाले अक्षर, ठीक है। जैसे पंचमा अक्षर कौन से हैं, तो जैसे हमने का वर्ग का देखा, का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा। और यही हमारा कौन सा व्यंजन है, तो ये अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है।
तो ये अंतिम अक्षर इस तरह से। ऐसे आपको चा वर्ग में भी देखने को मिलेगा, ता वर्ग का भी लास्ट अक्षर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ता, थ, द, ध, टा, ठ, ड, ढ, पा, फा, बा, भा। तो बताइए क्या होते हैं? तालव्य में आप क्या समझते हैं? तो किस वर्ग को पहले ये समझ लेंगे कि तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सा है फ्रेंड। जब हम बोलते हैं, जिस व्यंजन को बोलेंगे, और जब हमारी ये जो टंग है, हमारी जीभ है, ये तालू में जाके टकराएगी। ठीक है, टकराएगी नहीं, टच करेगी, तो वो हमारे कौन से व्यंजन होंगे? तालु। तो याद रखना। अब आप बोल के देखिए, ता, था, तो इसमें तो टकराहट हो नहीं रही है, टचाव है नहीं, छुआव है नहीं। टा, ठा, यहाँ भी नहीं है। पा, फा, ये भी नहीं है। तो चा, छा बोल के देखिए इस वर्ड को, चा वर्ग के वर्ण व्यंजन को। तो देखिए इसमें आपका ही जीभ टच कर रही होगी तालु से, तो ये हमारा तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, तालव्य, अंतस्थ या फिर ओष्ठ? तो या, रा, ला, वा ये किस वर्ग के व्यंजन हैं? आप बता दीजिए। तो हमने आपको बताया इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं फ्रेंड, अर्ध स्वर भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप विकल्प। ठीक है, या ऑप्शन। तो बताइए आप कौन सा इसमें मूर्धन्य व्यंजन है? जा और झा, गा और घा, डा और ढा, पा और फा। तो गा और घा किस वर्ण में आता है? ये तो का वर्ग में आ रहा है, का वर्ग में। और का वर्ग का जितने व्यंजन होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ से। तो पा, फा, अब देखिए आप बोल के देखिए, ये पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं? तो ये ओष्ठ से, ओष्ठ से। ठीक है, चा, छा आपने देखा ही था, तो ये जा, झा ये तो तालु हो गया। ठीक है, चा वर्ग के जितने भी होते हैं तालु से। अब डा, ढा बच रहा है आपका, तो बताइए ये किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आपने पढ़ा होगा। 1 सेकंड। तो डा और ढा ये कैसे बोले जाते हैं? टा, ठा आप बोल के देखिए, आपकी जीभ तालु की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़ रही होगी, तो इसी मुड़ने को ही क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। याद रखिए, तो ये मूर्धन्य या मूर्धा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। तो ये कौन से व्यंजन है? मूर्धा व्यंजन है। ठीक है, या मूर्धन्य आप जो भी कहते हो। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राव वर्ण किसके योग से बना है? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्राव वर्ण किसके योग से बना है? शा प्लस र, ज प्लस इया, ता प्लस रा या का प्लस सा? आप फर्स्ट आंसर देंगे। तो फ्रेंड याद रखिए, सा प्लस रा मिलके श्रा बना है, और जा प्लस इया मिलके क्या बनता है? ज्ञा। ठीक है, और ता प्लस रा मिलके क्या बनता है फ्रेंड? त्रा। और जब हम का प्लस सा को जोड़ेंगे तो ये मिलके क्या बन जाएंगे? ये छा बन जाएंगे। ठीक है, कच्छा वाला छा। तो आपको चारों ऑप्शन के लिए आई होप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न भी आ गया। तो ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? जा प्लस इया, जा प्लस आ, जा प्लस ड़ा और जा प्लस इया। तो है तो आसान सा, अगर आपने ऊपर देखा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जा प्लस इया मिलके क्या बनता है? ज्ञा बनता है, ज्ञा बनता है। लेकिन ध्यान रहे, जिस जा पे आपको हलंत देखने को मिले
तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए जा पे ना देके आपको इया पे दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। और ता वर्ण किसके योग से बना है, और हमने अभी भी बताया है आपको। तो का और शा मिलके क्या बनते हैं, 6। का ता और रा मिलके क्या बनता है, त्र। ठीक है, तो आप बताइए त्रा वर्ण। ठीक है, आप देख ही लिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अब छा वर्ण भी बता दीजिए। छा वर्ण किसके योग से बना है, का प्लस खट्टी छा, का प्लस छा, का प्लस चा, या का प्लस बड़ा चा। तो किससे मिलकर बना है, तो फ्रेंड पहला ऑप्शन ही राइट है, का प्लस सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छात्र ज्ञ य र ल व शा शा ह, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। तो छात्र ज्ञ। ठीक है, ये किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो फ्रेंड यही संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। और यार अलावा ये अंतस्थ हैं, और शा शाह ये ऊष्म है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, डा ढा शा शा या व, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, और इनको पहचानेंगे कैसे आप, तो ये बता, एक तो डा ऐसे होता है सिंपल सा, और एक ऐसे ये वाला होता है डा, इसको डा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डॉट मिलेगा आपको ये जान लीजिएगा, यही दोनों द्विगुण व्यंजन है। दोनों की इसकी खासियत है कि दोनों के नीचे डॉट मिलेगा, और यही द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आप देखते ही बता देंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तीनों शा और हा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4, 7, 6, 11, क्योंकि कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या फ्रेंड 4 होती है, छ त्र ज्ञ। ठीक है, छ त्र ज्ञ, और कौन सा एक होता है, और कौन सा एक, श्रा। ठीक है, श्रमिक वाला श्रा, याद रखेंगे। तो छात्र ज्ञ और श्रा। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है। तो 34, 30, 32 या फिर 33। तो कितनी होती है, 33। मैंने आपको बताया भी था पहले अभी। तो 33, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10, 11, 12, 13। तो कितनी होती है, कितना बताया था, 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न में आप लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, ध्वनि, व्यंजन, वाक्य, वर्णमाला। तो कहीं गलती इसलिए करते हैं क्योंकि प्रश्न ही 2 टाइप से पूछता है आपसे। ठीक है, आपने कहीं व्यवस्थित समूह पढ़ा होगा, किसी ने सिर्फ समूह पढ़ा होगा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बात दोनों एक ही है। ठीक है, बात दोनों एक ही है, चाहे आपको व्यवस्थित पूछ ले और चाहे आपको सिर्फ वर्णों का समूह पूछ ले। ठीक है, आंसर आपका सी ही होगा। ठीक है, वर्णमाला ही होगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, या फिर शब्द है। तो फ्रेंड भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अयोग्य वाह है, अल्प प्राण, महाप्राण, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन। तो हमने क्या अयोग्य वाह आपको नहीं बताया था कि बताया था, नहीं बताया था, तो अभी बता देंगे आपको। तो बताइए अयोग्य वाह किसको कहते हैं, तो फ्रेंड अयोग्य वाह विसर्ग को कहते हैं। ठीक है, विसर्ग को। और 2 अयोग्य वाह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो
ठीक है। विसर्ग, तो विसर्ग को ही नहीं, अकेले विसर्ग को ही नहीं, अनुस्वार को भी कहते हैं। ठीक है, जो ये वाला अनुस्वार आपको ऊपर देखने को मिलता है। तो दो ही शब्द मिलते हैं अयोग्य वाह में अक्सर, एक तो अंग, दूसरे आहा। आहा का मतलब समझ गए। ठीक है, दो अयोग्य वाह वर्ण होते हैं आपके। नेक्स्ट, और इनकी परिभाषा भी आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कई बार परिभाषा पूछा गया है और आजकल तो मॉडरेट एकदम मॉडर्न युग के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो अयोग्य वाह वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिनके कारण हकार जैसी ध्वनि अस्पष्ट दिखती है आपको, वे क्या कहलाते हैं? अयोग्य वाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत? तो हिंदी की आदि जननी क्या है फ्रेंड? तो हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? संस्कृत को या पाली को? क्योंकि दो ही में आप कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेंड संस्कृत को कहते हैं। ठीक है, देव की वाणी भी कहते हैं, देव की भाषा भी कहते हैं, आदि जननी भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं? 33, 44, 52 या फिर 36? अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाएंगे, क्या देंगे? तो आपसे मूल वर्ण पूछा गया है। ठीक है, मूल वर्ण अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लगाएंगे? 44। अगर आपसे टोटल वर्ण पूछ लिया गया, हिंदी में वर्णमाला के संख्या कितनी है, तो आप किसको लगाएंगे? 52 को लगाएंगे, 52 को प्योरिटी देंगे। लेकिन अगर आपसे मूल वर्ण की बात की गई है तो आप 44 लगाएंगे, और यही आप गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और देखिए प्रश्न को। ठीक है, 25 प्रश्न कंप्लीट करिए। निम्नलिखित में अयोग्य वाह ध्वनि किसे कहा जाता है? अनुस्वार, अल्पप्राण, घोष, महाप्राण। अब देखिए जो समझाया गया उसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, उसी के लमसम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपका तैयार हो रहा होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में अयोग्य वाह ध्वनि किसे कहा जाता है? आप फटाक से आंसर लगाएंगे फ्रेंड। अनुस्वार को कहा जाता है, हमने देखा, और विसर्ग को मतलब अंग और आहा को। ठीक है, आहा को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये एक फिर से प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए कि वा और फा किस प्रकार के वर्ण हैं? दंत्योष्ठ हैं, अनुनासिक हैं, तालव्य हैं या फिर कंठोष्ठ हैं? ये क्या है? तो वा और फा, वा फा बोल के देखिए, वा और फा। तो वा और फा आपके किस वर्ण में आते हैं फ्रेंड? ये दंत्योष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, ये दंतोष्ठ दो वर्ण किस में आते हैं? ये दंत्योष्ठ कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे फा पूछ लिया गया होता कि फा किस वर्ण में आता है और दंत्योष्ठ ना देकर ओष्ठ दे दिया गया होता तो भी ऑप्शन यही होता। ठीक है, फा ही जाता, तो इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि की लघुत्तम इकाई है शब्द, भाषा, वर्ण, अक्षर? तो ध्वनि की लघुत्तम इकाई फ्रेंड भाषा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? कु वर्ग का, पु वर्ग का, तु वर्ग का या ये सभी? अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ठीक, कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? ठीक है, तो कु वर्ग होता है कोई, या पु वर्ग तु वर्ग तो नहीं होता ना। का वर्ग, पा वर्ग, तो हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि कु की जगह आप का समझिए, पू की जगह पा और ता। ठीक है, तो ये सारे वर्ग क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हमने आपको बताया था कादेव माँ बशाना, माँ बशाना मतलब का से लेके ना तक जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, का कौन सा व्यंजन है? तालव्य, दंत, मूर्धन्य या फिर कंठ? तो इजी सा प्रश्न है। तो फ्रेंड कंठ से कौन से बोले जाते हैं वर्ग के व्यंजन? तो का वर्ग के। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और आपके 25 प्रश्न हो गए पूरे। तो अब हम यही विराम देंगे, क्योंकि क्लास आपको छोटी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल, और आई होप आप
समझ गए होंगे। अच्छे से समझ में आया होगा ये क्लास। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू अगेन।